हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इम्यूनिटी के टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसमें हम इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पीछे के वीडियो में हमने अलग अलग डिजीज़ के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने जाना कि जो डिजीज़ जो होती हैं वो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, जिनको हमने पैथोजन बोला है। तो ये जो पैथोजन होते हैं वो बहुत ही माइक्रो होते हैं, मतलब वो सूक्ष्म होते हैं, जो हमें हमारी आँखों से नहीं दिखते हैं। अगर आप देखेंगे तो हम बैक्टीरिया और वायरसेस के एक संसार में रहते हैं। हम हज़ारों बैक्टीरिया और वायरसेस से एक दिन में एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हम बीमार बहुत कम होते हैं। तो हमारे अंदर कोई ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है, कोई ऐसा बीमारियों से बचाने का एक तरीका है जो हमारे शरीर को रोकता है, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है कि भाई जो भी आपके पैथोजन हैं, जब भी वो हमारे शरीर में एंटर होते हैं, मतलब बाहर का कोई भी आप ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, कोई मॉलिक्यूल कह लीजिए, जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी उसको मारने का काम करती है, उससे हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो देखिए, स्टडी करते हैं। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट्स, बहुत सारे पैथोजन से हमारा सामना होता है। हाउएवर ओनली ए फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर रिजल्ट्स इन डिजीज़। लेकिन इनमें से कुछ एक ही हैं जो हमें बीमार कर पाते हैं, यानी हम रोज़ हज़ारों की संख्या में बैक्टीरिया और वायरसेस से एक्सपोज होते हैं, लेकिन हम कभी कभी भी बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? This is due to the fact that body is able to defend itself from most of these foreign agents। तो ये सब इसलिए होता है कि जो हमारा शरीर जो होता है वो इन फॉरेन एजेंट्स, जो बाहर के जो जीव हैं, इनसे हमारी रक्षा करता है, डिफेंस करता है, इनको रोकता है। तो इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो देखिए, दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो हमारी शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो क्या है? वो डिजीज़ कोजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ फाइट करता है। तो हम कहेंगे कि विद द एबिलिटी ऑफ द बॉडी या होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम, मतलब जो कि इम्यून सिस्टम के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, मतलब इम्यून सिस्टम ये जो हमारे ये सब काम कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। पहली जो है उसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, और जो दूसरी है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले देखते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इनेट इम्यूनिटी होती है बाय बर्थ, या हम इसको कहते हैं बाय बर्थ इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। पहला पॉइंट, नॉन स्पेसिफिक होता है। चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे वायरस आए, चाहे कोई प्रोटोजोआ आए, ये अपना एक्शन चेंज नहीं करेगी। ये जैसे काम करता है वैसे ही करेगी। ये स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं रहेगी। इसका जो मैकेनिज्म है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो दिस इज़ ए नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, पहला पॉइंट। दैट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। दूसरा पॉइंट, ये जन्म के समय से ही प्रेजेंट रहती है। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से ही ये प्रेजेंट रहती है। This is accompanied by providing the different types of barriers to the entry of foreign agents to the body। तो ये काम कैसे करती है? तो ये जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं, हम कहेंगे फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, तो उनके बीच में कोई ना कोई बैरियर लगा देगी ताकि वो एंटर ना कर पाए। इसका एग्जांपल एक आप सब समझने के लिए स्किन देखिए। तो मान लीजिए कि अगर हमारे बॉडी के ऊपर स्किन नहीं होती तो क्या होता है? तो हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं, या जो ब्लड है या अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के एक्सपोज में रहते। अब एनवायरनमेंट के एक्सपोज में रहते तो वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आते और वहाँ से पैथोजेंस एंटर कर जाते डायरेक्टली ब्लड में। लेकिन हमारे बीच में एक स्किन दी हुई है, तो स्किन अब क्या है कि बैरियर का काम कर रही है। देख, बैरियर का काम कर रही है जो कि पैथोजेंस की एंट्री को रोकती है। पहले स्किन को पार करेगा तभी वो एंटर कर पाएगा ब्लड में। तो ये एक बैरियर होते हैं। तो इसके अंदर 4 तरह के बैरियर हैं। द इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। सबसे पहला देखिए, फिजिकल बैरियर। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज इम्यूनिटी, एक्सप्लेन इट्स 4 टाइप्स ऑफ बैरियर। तो सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जिसका एग्जांपल है स्किन।
तो देखिए स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे स्किन के अंदर मेन जो स्किन है वो मेन बैरियर है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को रोकती है। उसके बाद म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग, जो आपकी जो भी पैसेज हैं या जो भी ओपनिंग है तो जो उसके अंदर की लाइनिंग है वो म्यूकस से कोट किया गया है। तो क्योंकि अब मान लीजिए आपकी नेजल कैविटी है जहाँ से सांस लेते हैं, नाक है, तो नाक के अंदर वाली जो लेयर है उसके ऊपर म्यूकस की कोटिंग है। मतलब म्यूकस मतलब एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है। अब ये क्यों दी गई है? मान लीजिए आप हवा के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस आपके नाक में जाता है तो वो उस म्यूकस के ऊपर चिपक जाएगा, तो वो भी एक बैरियर का काम करती है। तो देखिए ये जो भी आपकी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है म्यूकस, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में, और ये सब काम क्या करते हैं? तो ये ट्रैप करते हैं माइक्रोब्स को ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए। तो हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स एंटरिंग आवर बॉडी। आगे देखिए फिजियोलॉजिकल, पहला था फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर हमने दो पढ़े हैं, एक स्किन है, दूसरा है म्यूकस। अगला है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई ऐसी फिजियोलॉजी ही बना दे हमारी बॉडी जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। जैसे कि हमारे स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होता है तो स्टमक में एक एसिड रिलीज होता है HCl। तो वो एसिड, अब मान लीजिए खाने के पास कोई पैथोजन है या बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में चला गया और वो पेट में पहुंचेगा, पेट में अब एसिड है तो वो उस बैक्टीरिया को मार देगा। अगला है सलाइवा इन माउथ, जो माउथ के अंदर सलाइवा है। टीयर्स फ्रॉम आइज, टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम जो कि इनको किल करता है। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर है। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी ही ऐसी है कि जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। जैसे स्टमक में एसिड की प्रेजेंस है, माउथ के अंदर सलाइवा है, टीयर्स जो आइज जो है उसके अंदर जो टीयर्स निकलते हैं उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है, तो वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है। तीसरा है सेलुलर बैरियर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के सेल्स हैं जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। देखिए सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट क्या होते हैं? WBC। तो कुछ प्रकार के ल्यूकोसाइट्स होते हैं जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको हम कहते हैं PMNL न्यूट्रोफिल्स। तो कुछ तरह के WBCs हैं जिसके अंदर PMNL न्यूट्रोफिल आ गया, उसके साथ साथ नेचुरल किलर सेल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। तो सेलुलर बैरियर के अंदर तीन हमने पढ़े, स्पेशल WBCs हैं जिनके अंदर PMNL न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए और नेचुरल किलर सेल्स हो गए। ये भी क्या है कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफाजिस इन टिश्यू, तो ब्लड के अंदर तो ये तीन है, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल। इसके साथ साथ टिश्यू के अंदर मैक्रोफाज हो गए। तो ये क्या कर सकते हैं? फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इनकी कांटेक्ट में आता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उसकी मतलब उसको ईट कर जाते हैं, ईट कर करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको किल कर देते हैं। लास्ट जो बैरियर है वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन क्या होते हैं भाई? मान लीजिए कोई आपका सेल है वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, तो वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद वो सेल अपने आसपास कोई प्रोटीन को रिलीज करता है, और वो प्रोटीन जब आसपास के सेल्स को मिलता है, उसके जो पड़ोसी सेल्स हैं उनको मिलता है, तो पड़ोसी सेल हैं उनको ये बात पता लग जाती है कि ये जो है वो वायरस से इन्फेक्ट हो गया है और ऐसा ऐसा वायरस है। तो दूसरे जो सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं अभी, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वही है, उसको कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इंटरफेरोन्स कौन रिलीज कर रहा है? ऐसा सेल जो कि वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है वो इंटरफेरोन्स रिलीज करता है, जो कि क्या करता है? ये जो इंटरफेरोन है वो आसपास के सेल्स के पास जाता है और उस फर्दर उनको वायरल इन्फेक्शन को रोकता है, आगे के सेल से होने से रोकता है। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो दूसरे जो सेल्स है जिनके अंदर अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है उन सेल्स तक उस इन्फेक्शन को पहुंचने से रोकता है। अगले टाइप की जो इम्यूनिटी है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, एक्वायर्ड मतलब विच इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो अपने जीवन के दौरान जो एक्वायर की जाती है, धीरे धीरे अलग अलग बैक्टीरिया वायरस से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सपोज होंगे। जैसे जैसे आप एक्सपोज होते जाएंगे तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाती रहती है।
एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में। तो इसको थोड़ा समझिए। पहले मान लीजिए ये आपकी बॉडी है। अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया बी आया है, वो आपकी बॉडी में पहली बार एंटर हुआ है। तो ये जो बैक्टीरिया बी है ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल नया है, जो पहली बार बॉडी ने देखा है, इसको महसूस किया है अपनी ब्लड के अंदर। तो जैसे ही बॉडी के अंदर ये एंटर करता है तो बॉडी अलर्ट हो जाती है और उसके खिलाफ रेस्पॉन्स देना शुरू करती है। रेस्पॉन्स किस फॉर्म में है? जैसे कि कोई भी बाहर का जो कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई फॉरेन पार्टिकल है जो वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हम उसको बोलते हैं एंटीजन। तो एक बैक्टीरिया ये एंटीजन है। जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी बॉडी अलर्ट होगी और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एक प्रोटीन रिलीज किया। हम कहेंगे उसके लिए एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज करती है उसको मारने के लिए, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। तो हर एक जो एंटीजन होता है उसके लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ रिलीज होती है। टाइप की मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट एक ही एंटीबॉडी सभी एंटीजन के लिए नहीं होगी। एक एंटीजन के लिए वही एंटीबॉडी काम करेगी, दूसरे एंटीजन के लिए दूसरी एंटीबॉडी काम करेगी। जैसे कि ये जो बी बैक्टीरिया है इसको मारने के लिए एंटी बी एंटीबॉडी आएगी। अब पहली बार जो एंटीबॉडी जब रिलीज होगी, क्योंकि उसको बॉडी को समझने में उसको टाइम लगेगा कैसा एंटीजन है, उसके खिलाफ जब रेस्पॉन्स जो होगा उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो जो प्राइमरी रेस्पॉन्स जो होता है वो बिल्कुल स्लो होता है, लो इंटेंसिटी का होता है। देखिए हम अभी पढ़ेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। लो इंटेंसिटी का होता है क्योंकि पहली बार आया है। अब मान लीजिए 2 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि ये जो बी बैक्टीरिया है वो फिर से आपकी बॉडी में एंटर होना शुरू होता है। तो अब इसको ये जैसे ही ब्लड में आया और बॉडी के सेल ने देखा तो इसको ये पहले वाला प्राइमरी रेस्पॉन्स इसको याद आ जाता है। तो इससे एक बात समझनी है कि हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है, याददाश्त रहती है इसकी। जब इसने पहले इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई थी तो वो एंटीबॉडी अभी भी हैं, तो हम कहेंगे कि वो एंटीबॉडी अब बन चुकी है पहले ही और शरीर को पता है भी इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी है। तो दोबारा ये बी एंटीजन आएगा तो इसके खिलाफ जो रेस्पॉन्स आएगा वो बहुत तेज़ आएगा, क्विक रेस्पॉन्स होगा और जल्दी से इसको किल कर दिया जाएगा। तो हम उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो देखिए पढ़ते हैं पहले फिर समझेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। जो हमने पहले पढ़ी थी, जो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, और ये क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक है। वही मैंने आपको बताया, हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अलग होगी, स्पेसिफिक होगी, तो स्पेशल है। पैथोजन स्पेसिफिक होता है, एक पैथोजन के लिए अलग रेस्पॉन्स होगा, दूसरे पैथोजन के लिए अलग होगा रेस्पॉन्स वही, लेकिन जो एंटीबॉडी बनेंगी वो बिल्कुल अलग होंगी। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। और दूसरा ये क्या है? इसके अंदर मेमोरी के द्वारा ये करेक्टराइज होता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है ये कि पैथोजन स्पेसिफिक होता है, दूसरा है इसके पास मेमोरी होती है। अब इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स व्हेन अवर बॉडी एनकाउंटर्स ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कोई पैथोजन से हमारी बॉडी का पहली बार सामना होता है, इट प्रोड्यूसेज ए रेस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो जो रेस्पॉन्स वो उस टाइम दिखाएगी उस पैथोजन के खिलाफ उसको हम कहेंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स, क्योंकि पहली बार हो रहे हैं। तो प्राइमरी विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी, जिसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, मतलब वो थोड़ा सा टाइम लेगा, इंटेंसिटी कम रहेगी। अब देखिए, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलाइट्स ए हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। मतलब क्या है इस चीज़ का? यदि उसी पैथोजन का बार बार एक्सपोजर होता है बॉडी को और उस दौरान जो रेस्पॉन्स होगा वो हाई इंटेंसिटी का होगा और क्विक होगा, बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी रेस्पॉन्स, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स। दिस इज एस्क्राइब टू फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो पहला जो एनकाउंटर हुआ था, जो हमने प्राइमरी रेस्पॉन्स बोला, उसकी याददाश्त अभी है और उसको याद है कि इसको किल करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी हमने बनाई थी, और उस एंटीबॉडी को वो तब के तब रिलीज कर देती है और उसको मार डालती है जल्दी से। तो हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स होता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो देखिए अब ये इसके बारे में बताएगा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स वो काम कैसे करता है। तो वो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, तो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, तो इस प्रकार का एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनते हैं एंटीजन के खिलाफ।
एंटीजन क्या है आपको बताया, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है उसको एंटीजन बोल दिया। और एंटीबॉडी क्या है, तो उस एंटीजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी कोई हम कहेंगे प्रोटीन छोड़ती है या कोई केमिकल रिलीज करती है उसको मारने के लिए, उसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। देखिए, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। तो ये बता रहा है कि दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं, जो सेकेंडरी और प्राइमरी जो रेस्पॉन्स है वो किसके द्वारा होता है, तो दो तरह के लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, तो लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ WBC। तो ये एक तरह के WBC के टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर बी और टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, आर्मी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू अवर बॉडी टू फाइट विद देम। तो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं या बी सेल्स होते हैं ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं इस पैथोजन के खिलाफ, इससे फाइट करने के लिए इनटू अवर ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर, उसी को हम कहते हैं एंटीबॉडीज। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। अब देखिए टी सेल जो होते हैं इसका क्या काम होता है, द टी सेल themselves डू नॉट सीक्रेट एनी एंटीबॉडी। तो टी सेल जो होते हैं वो कोई भी एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करते, बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। लेकिन उसका काम क्या है, जो बी सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगे उसकी हेल्प करेगा टी सेल एंटीबॉडी को बनाने में। अब देखिए इसके डायग्राम की बात करते हैं, तो ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। तो हर एक जो एंटीबॉडी है उसके अंदर 4 चेन होती हैं। देखिए ये पहली चेन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो ये 4 चेन होती हैं, जिसमें से द 2 स्मॉल आर कॉल्ड लाइट चेन। तो ये जो 2 स्मॉल चेन दिख रही हैं आपको, एक ये होगी और एक ये होगी, ये क्या है, लाइट चेन है। एंड द 2 लॉन्गर चेन, और लॉन्गर चेन एक ये चेन और एक ये चेन, ये 2 हैं हैवी चेन। तो आपने अभी तक क्या समझा, एंटीबॉडी के अंदर 2 तो हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती हैं। टोटल नंबर ऑफ चेन होती है 4 पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स, जब अमीनो एसिड बन के और एक दूसरे से लिंक कर के एक चेन बन जाती है तो उसको हम कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि एक प्रोटीन होता है। तो एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें से 2 हैं हैवी और 2 हैं लाइट। हैंस एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। वही बता रहा है, H2 मतलब 2 हैवी चेन और L2 मतलब 2 लाइट चेन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी। तो अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। कुछ एक का नाम दिया गया है IgA, IgM, IgE और IgG। ये एग्जाम्पल हैं एंटीबॉडीज़ के। ए कार्टून ऑफ द एंटीबॉडीज गिवन इन फिगर 8.4। तो देखिए इसको समझते हैं पहले। इसके ऊपर एक डायग्राम आ सकता है, काफ़ी बार आया हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये आपकी लाइट चेन होगी, ये आपकी हैवी चेन होगी, और सेम इसी तरह उस साइड भी ये आपकी लाइट चेन होगी, ये आपकी हैवी चेन होगी। अब लाइट चेन और हैवी चेन के अंदर 2 रीजन होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रीजन और एक होता है वेरिएबल रीजन। तो देखिए नीचे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑरेंज वाला पार्ट है, ये है आपका कांस्टेंट रीजन, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका वेरिएबल रीजन। ये इसी प्रकार लाइट चेन के अंदर भी ये येलो वाला है आपका वेरिएबल रीजन, और ये जो रेड वाला है ये आपका कांस्टेंट रीजन। एक बात। दूसरी बात देखिए, लाइट चेन और हैवी चेन आपस में किससे जुड़ी हुई हैं, तो आप कहोगे ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज हम कहते हैं। तो ये लाइट चेन और हैवी चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। और लाइट चेन के जो दोनों वेरिएबल और हैवी जो रीजन है ये आपका वेरिएबल रीजन है, और ये आपका कांस्टेंट रीजन, दोनों रीजन भी सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब देखिए आपको मैंने बताया था जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीजन के ऊपर बाइंड करती हैं। तो कहाँ पर एंटीजन से बाइंड करेंगी, तो आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है तो सामने लिखा हुआ एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये वाला जो है मतलब हैवी चेन और लाइट चेन का जो वेरिएबल रीजन होता है
ये वाला रीजन होता है आपका एंटीजन को बाइंड करने के लिए। एंटीजन यहाँ पर आकर के बाइंड होता है, तो मतलब एक एंटीजन के अंदर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं। तो ये है आपका मेन। अब एक और देखिए, यहाँ पर N लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है। N और C क्या है, तो कोई भी जब पॉलीपेप्टाइड होती है, या हम कहेंगे कोई प्रोटीन की चेन है, मतलब प्रोटीन है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड के अंदर अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये अमीनो ग्रुप का N है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप जहाँ पर ये जो चेन खत्म हुई है वहाँ पर C है। तो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर N और C से हम डिनोट करते हैं। तो ये है आपकी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। आगे देखिए, बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। ह्यूमर ब्लड, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर रिलीज हो रही हैं, तो हम इस प्रकार के रेस्पॉन्स को ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स कौन सा हो गया अब, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। दूसरा देखिए, द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर 2 प्रकार के रेस्पॉन्स होते हैं। एक है ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स जो कि एंटीबॉडी के द्वारा मीडिएट होता है, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स जो कि जिसको हम कहते हैं CMI, जो कि अलग अलग सेल्स के द्वारा होता है। कौन से सेल, तो टी लिम्फोसाइट्स मेन होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स का अभी आपको बताया था, टी लिम्फोसाइट डज नॉट सीक्रेट एनी एंटीबॉडी, दे हेल्प द बी लिम्फोसाइट टू सीक्रेट एंटीबॉडी। तो टी लिम्फोसाइट्स कौन सा इम्यून रेस्पॉन्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidneys fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patients to live a normal life। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या होता है कि कई बार जब सब कुछ फेल हो जाता है तो लास्ट में आपको ऑप्शन बचता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम किसी और के बॉडी का ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए तो वो फॉरेन हो गया, मतलब वो बाहर का कोई मॉलिक्यूल हो गया, हम कहेंगे बाहर का कोई एजेंट हो गया जो हमारी बॉडी के अंदर आएगा। तो अब वो बाहर का एजेंट जब हमारी बॉडी में आएगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रेस्पॉन्स देगी, उसको हमारी बॉडी अपने आप को डिफेंस करेगी इससे। देखिए, देन सर्च बिगिंस टू फाइंड सूटेबल डोनर, वाई दैट देयर ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भी किसी से भी ऑर्गन हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है। व्हाट इज दैट डॉक्टर चेक, तो इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो किसी से भी हम नहीं ले सकते क्योंकि बाहर से हम कहीं भी लेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगी बॉडी। तो सबसे पहले होता है टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग एंड एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट और इवन आफ्टर द पेशेंट हैज़ टेक इम्यूनो सेपरेशन ऑल हिज लाइफ। तो ये क्या है, ये पॉइंट्स हैं या स्टेप्स हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। पहला क्या है, ब्लड ग्रुप को मैच करेंगे, उसके बाद उसके टिश्यू की टोपोग्राफी करेंगे, उसके स्टडी करेंगे और उसको मैच करेंगे, और लास्ट में ट्रांसप्लांट होने के बाद भी पेशेंट को इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर रखा जाएगा पूरी ज़िंदगी। मतलब उसके इम्यून सिस्टम को दबा कर रखा जाएगा ताकि वो इम्यून सिस्टम वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसके खिलाफ काम ना करे। तो ये है, तो इसको इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, मतलब ऑर्गन डाल दिया और ऑर्गन को रिजेक्ट कर दिया गया बॉडी के द्वारा, तो वो कौन सा इम्यून सिस्टम इसमें रेस्पॉन्सिबल होता है। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, सेम लाइन से क्वेश्चन होता था, विच इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। नीचे 4 ऑप्शन थे, उसमें था सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स आपका आंसर आता। डायरेक्ट NCERT से नीट के अंदर क्वेश्चन उठते हैं, तभी कमांड हो पाएगी जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ते रहेंगे। तो हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ, सेल्फ मतलब जो खुद का पार्ट है, नॉन सेल्फ मतलब जो बाहर का है, बॉडी का खुद का नहीं है, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है और वो
हमारी बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। और जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, मतलब जो ऑर्गन हमने डाल दिया किसी पेशेंट के अंदर बाहर से लेकर के, और यदि उस ऑर्गन के खिलाफ हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया, पेशेंट की बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया, तो वो कौन से इम्यून रेस्पॉन्स आया है, तो वह सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? टी लिम्फोसाइट्स। आगे की वीडियो में हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, एज वेल एज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन।